ये कहा जाता है कि व्हाइट स्नोफील्ड दुनिया का केंद्र है और यह भयानक राक्षसों का घर है जो इसकी विशाल बर्फ में रहते हैं। इन राक्षसों में एक विशाल सफेद नाग है जो ग्लेशियरों को निगलता है, एक बड़ा धूसर भालू है जो भूकंप लाता है, एक शापित चूहा है जो समुद्रों को दूषित और प्रदूषित करता है। लेकिन इन सभी भयावहताओं के बावजूद एक सम्राट जिसने कभी उस स्थान से भागकर जान बचाई थी ने उल्लेख किया कि वहां राक्षस सबसे खतरनाक चीज नहीं है। सफेद बर्फीले मैदान के बीच में एक आदमी एक भयंकर बिच्छू जैसे राक्षस का सामना करता है और उसे एक उग्र लड़ाई में उलझा देता है। तेज प्रहारों से उसे समाप्त करने में सफल होता है। लड़ाई के बाद उसके साथियों में से एक तिरस्कार के साथ टिप्पणी करता है कि उसने जो किया वह ठीक वही है जिसकी उम्मीद एक बर्बर व्यक्ति से की जाती है, जो हमेशा अपनी अज्ञानता को ऐसे दिखाता है जैसे वह सम्मान का प्रतीक हो। चांदी के बालों वाला युवा व्यक्ति बड़बड़ाता है कि उसे इन मूर्खों के साथ कितना समय बिताना पड़ा है, तो लड़की मासूमियत से उससे अज्ञानता शब्द का अर्थ पूछती है और क्या यह कुछ खाने योग्य है, जिससे वह निराशा में आह भरता है और उसे इसे भूल जाने के लिए कहता है। एक अन्य दृश्य में वह उन्हें उस भोजन को खाने के लिए डांटता है जिसके बारे में उसने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि अगर वे खाएंगे तो मर जाएंगे। वह इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करता है कि उन्होंने सब कुछ एक सप्ताह से भी कम समय में कैसे खा लिया, जिस पर लड़की और गंजा आदमी इसे एक प्रशंसनीय चुनौती मानते हुए उसकी बातों को प्रशंसा के रूप में लेते हैं। अचानक गंजा आदमी जिसका नाम ग्रेटा है बीमार पड़ जाता है, फिर बेहोश होकर गिर जाता है और लड़की उसे जगाने की कोशिश में चिल्लाती है। इस अफरा तफरी के बीच नायक अपने मन में सोचता है कि यह स्थिति कभी भी उसकी इच्छा नहीं थी। उसकी यादें उसे अतीत में ले जाती हैं, जहां वह चमत्कारों और जादू से भरी एक काल्पनिक दुनिया में जाने की इच्छा रखता था। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक महाकाव्य यात्रा पर निकल पड़ा, जहां उसने पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई की, उसके केंद्र तक पहुंचा और ग्रह के सबसे दक्षिणी बिंदु तक यात्रा की। लेकिन निश्चित रूप से कुछ नहीं हुआ। वह हर रात प्रार्थना करता था, ये महसूस करते हुए कि वास्तविकता कल्पना से बहुत दूर है, और वह एक दिन एक कल्पना लोक में जागने की इच्छा करता था। और एक दिन उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई। दृश्य फिर से अतीत में चला जाता है, जहां एक आदमी कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। उसका साथी उसे सलाह देता है कि अगर वह ठंड से मरना नहीं चाहता तो और फर में लिपट जाए। ये पता चलता है कि वे एक कप्तान के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के समूह का हिस्सा है, जिन्हें व्हाइट स्नोफील्ड पार करने का काम सौंपा गया है। एक आदमी शिकायत करता है कि यह मिशन आत्मघाती है, चाहे इनाम कितना भी लुभावना क्यों न हो। इस जगह को पार करने का विचार पूरी तरह से पागलपन है। कप्तान उन्हें चुप रहने का आदेश देता है, उन्हें याद दिलाते हुए कि उन्होंने इस मिशन के लिए सहमति दी थी। आदमी जवाब देता है कि उन्हें नहीं पता था कि स्थिति इतनी कठोर और ठंडी होगी। एक गर्म गाड़ी के अंदर एक बुजुर्ग नौकरानी हाउस ऑफ आकाशा की एक युवा महिला मेलिना से पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह जवाब देती है कि वह ठीक है। बाहर गार्ड्स की आवाजें सुनाई देती हैं, जो घातक ठंड की शिकायत कर रहे हैं, जिससे नौकरानी उन्हें बेशर्म कमीने कहती है। लेकिन मेलिना उनका बचाव करती है, अपनी नौकरानी से कहती है कि इतनी कठोर न हो, क्योंकि वे ही थे जिन्होंने व्हाइट स्नोफील्ड के पार उनकी यात्रा के दौरान उनकी रक्षा करने के लिए सहमति दी थी। इसके बाद मेलिना सुझाव देती है कि उन्हें गार्ड्स को अंदर ले आना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत ठंड लग रही है। सेवक उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, मेलिना को याद दिलाते हुए कि वह अच्छी तरह जानती है कि इस सफेद बर्फीले मैदान में क्या रहता है। मेलिना अनुमान लगाती है कि वह राक्षसों की बात कर रहा है। सेवक एक कहानी सुनाना शुरू करता है, एक सम्राट के बारे में जो बहुत समय पहले रहता था, जिसने पूरे विश्व पर नियंत्रण करने की इच्छा की और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए व्हाइट स्नोफील्ड को जीतने की कोशिश की। सम्राट अपने सबसे मजबूत योद्धाओं और सैनिकों का नेतृत्व करता है और स्वयं स्नोफील्ड में प्रवेश करता है। कुछ वर्षों के बाद उसका साम्राज्य ढह गया और इतिहास में भुला दिया गया, और सम्राट अकेला लौट आया। अपने सभी योद्धाओं और सैनिकों को खोने के बाद वह दशकों बड़ा दिख रहा था और एक ऐसे व्यक्ति की तरह बोल रहा था जिसने अपना दिमाग खो दिया हो, बर्फीले मैदान में राक्षसों के अस्तित्व की पुष्टि करते हुए। लेकिन उसने यह भी कहा कि वहां सबसे खतरनाक चीज कोई राक्षस नहीं बल्कि बर्बर है। उसने उस जगह की तुलना एक नर्क से की जहां से कोई जीवित नहीं लौटता। नौकर यह कहने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मेलिना जोर देती है कि सम्राट के शब्दों का महत्व था, क्योंकि उन्होंने जिन प्राणियों का वर्णन किया था वे बाद में खोजे गए। नौकर मुस्कुराता है और जोड़ता है कि इसके बावजूद किसी ने भी कभी यह दावा नहीं किया कि उसने किसी बर्बर को देखा है। मेलिना मानती है कि वह जो कहता है वह सच है। बाहर भाड़े के सैनिकों का कप्तान अचानक सभी को रुकने का आदेश देता है, यह बताते हुए कि क्षितिज पर कुछ है। गिरती बर्फ के बीच वे दूर के क्षितिज में आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। कप्तान उन्हें बताता है कि अच्छी खबर यह है कि नया आगंतुक छोटा है, लेकिन बुरी खबर यह है कि वह सीधे उनकी ओर आ रहा है। सभी हैरान और उत्सुक हैं। जैसे ही आकृति पास आती है वे समझ जाते हैं कि यह एक इंसान है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वे उसे एक बर्बर के रूप में पहचानते हैं, जो भाड़े के सैनिकों के दिलों में आतंक पैदा करता है। बर्बर पास आता है और उनसे बात करता है, यह समझाते हुए कि वह अन्य बर्बरों को देखकर सहन नहीं कर सका और टहलने के लिए बाहर चला गया। वह अपना परिचय क्वेटल के रूप में देता है, जो अचोन जनजाति से है, और बर्फीले मैदान में अजनबियों की उपस्थिति पर अपनी हैरानी व्यक्त करता है और इसे एक सौभाग्य मानता है। क्वेटल अनुमान लगाता है कि वे एक व्यापारी कारवां की रक्षा करने वाले भाड़े के सैनिकों का समूह है और सुझाव देता है कि वे वापस लौट जाएं। हालांकि उसे संदेह है कि वे ऐसा करेंगे। फिर वह पूछता है कि क्या उनका नियोक्ता पास की गाड़ी में है।
बाद में वह उन्हें मुस्कान के साथ चौंका देता है, कहता है कि वह भी काम पर रखा जाना चाहता है। भाड़े के सैनिक हैरान हैं और भ्रम में पूछते हैं कि उसका मतलब क्या है। क्वेटल अपने प्रस्ताव को स्पष्ट करता है, वह उन्हें बर्फीले मैदान को पार करने में मदद करेगा। भाड़े के सैनिक संदेह में हैं, सोचते हैं कि एक प्रसिद्ध बर्बर काम क्यों मांगेगा। वो सब कुछ चाहता है और कोई सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि वह शत्रुतापूर्ण नहीं है। केटल उनके अनकहे संदेहों का जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर वह शत्रुतापूर्ण होता तो वे अब तक सब मर चुके होते। एक भाड़े के सैनिक ने हिचकिचाते हुए अपने कप्तान से उसके निर्णय के बारे में पूछा। गाड़ी के अंदर नौकर और मिलेना बातचीत सुनते हैं। कप्तान मिलेना से कहता है कि बर्बर भाड़े के सैनिक के रूप में काम पर रखे जाने की मांग कर रहा है। फिर उससे उसके निर्णय के बारे में पूछता है। जब नौकर भाड़े के सैनिक के कप्तान से लड़ाई के परिणाम के बारे में उसकी राय पूछता है तो कप्तान इसे करने की सख्त सलाह देता है। यह सुनकर मिलेना अपना निर्णय लेती है और कप्तान से कहती है कि वह बर्बर को सूचित करे कि वे उसका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। कप्तान उसके निर्णय के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है और बर्बर को उनके समझौते की जानकारी देने जाता है। केटल इस महान खबर को सुनकर अपनी खुशी व्यक्त करता है। अचानक केटल सीधे गाड़ी की ओर बढ़ता है, जिससे कप्तान को आश्चर्य और डर होता है। केटल उसे बताता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वे सिर्फ कर्मचारी हैं और उसे सीधे नियोक्ता से बात करनी है। कप्तान उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने कुछ संदिग्ध करने की कोशिश की तो वह उससे निपटने में संकोच नहीं करेगा। केतल चुप रहता है, जबकि एक भाड़े का सैनिक चिंतित होकर कप्तान से पूछता है कि क्या उसे वास्तव में उसे मिलने देना सही है। दूसरा भाड़े का सैनिक सोचता है कि वे उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते, जिस पर उसका साथी हंसते हुए कहता है कि उसे रोकने का विचार एक हास्यास्पद मजाक है। अंदर नौकर घबरा जाता है जब मिलेना बाहर जाने की तैयारी करती है, लेकिन वह उससे शांत रहने के लिए कहती है। बाहर से केटल की आवाज आती है, पूछते हुए कि क्या वह अंदर आ सकता है, जो मिलेना को चौंका देता है। खुद को संभालने के बाद वह उसे अंदर आने की अनुमति देती है। गाड़ी के अंदर केटल नौकर से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह शांत हो गया है, उसे आश्वस्त करते हुए कि उसका उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मिलेना के मन में यह बात चल रही है कि प्रसिद्ध बर्बर उसके सामने खड़ा है। वह उसे घबराहट में अभिवादन करती है और केटल शांतिपूर्वक अभिवादन का जवाब देता है। केटल गाड़ी की गर्मी पर टिप्पणी करता है, ये नोट करते हुए कि बर्फ के मैदान में इस स्तर की गर्मी बनाए रखना मुश्किल है। मिलेना बताती है कि गर्मी जादू से आती है और केटल संतुष्ट लगता है, जैसे उसने इस दुनिया से यही उम्मीद की थी। केटल सीधे मुद्दे पर आता है, समझाते हुए कि यह जगह खतरनाक है और वर्तमान भाड़े के सैनिकों के साथ उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है, इसलिए वह उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन वह जोड़ता है कि उसकी एक शर्त है, तो मिलेना उससे पूछती है कि वह क्या चाहता है। केटल अपनी शर्त प्रकट करता है, बर्फ के मैदान के बाहर का ज्ञान, विशेष रूप से वह जानकारी जो उसके पास है। मिलेना उसके अनुरोध के बारे में पूछती है और केटल उसे आश्वस्त करता है कि उसे कुछ नहीं खोना पड़ेगा। मिलेना समझ जाती है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है और वह सहमत हो जाती है। केटल उसकी सहमति से प्रसन्न होता है और उसका नाम पूछता है। वह अपना परिचय मिलेना हाउस ऑफ आकाशा से देती है। वह अपनी बारी में अपना परिचय केटल के रूप में देते हैं, ये व्यक्त करते हुए कि उनके साथ काम करने में उन्हें खुशी होगी। कथा केटल के आंतरिक विचारों की ओर मुड़ती है, जो एक काल्पनिक दुनिया की चाह रखते थे। केवल एक दिन बर्बर के रूप में बर्फीले मैदान में जागने के लिए यह समझने का समय नहीं था कि क्यों। उसे याद है कि वहां केवल कड़ाके की ठंड और अंतहीन शक्तिशाली राक्षस थे और उसने एक जनजाति का नेतृत्व किया, जीवित रहने के लिए संघर्ष किया और निराशा में सब कुछ सहन किया। असंख्य वर्षों तक उसने लगातार उस दुखदायी बर्फीले क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक अज्ञात शक्ति जो एक अधूरी खोज के रूप में प्रकट होती थी उसे बाहर जाने से रोकती थी, क्योंकि वह केवल इसे पूरा करने के बाद ही जा सकता था। और जैसे ही वह हार मानने वाला होता, बाहरी दुनिया के लोग कभी कभी प्रकट हो जाते। हालांकि वह कभी नहीं समझ पाया कि वे स्वेच्छा से ऐसे भयानक स्थान पर क्यों आते थे। केटल ने महसूस किया कि इस दुखदाई बर्फीले क्षेत्र के बाहर की दुनिया वही कल्पना और जादू की दुनिया है जिसकी उसने हमेशा से चाहत की थी। उस क्षण से उसने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया, न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि बाहर निकलने के लक्ष्य के लिए। उसे याद है कि कैसे उसने राक्षसों को कुचला और उसे दिए गए कार्यों को एक के बाद एक पूरा किया, इस एकल विचार से प्रेरित होकर कि वह एक दिन बाहर निकल जाएगा। क्योंकि वह इस जगह को छोड़ नहीं सकता, बाहरी लोगों से मिली जानकारी उसके लिए अत्यंत मूल्यवान है। लेकिन अब तक मिले अधिकांश मनुष्य या तो घबरा गए और उससे लड़ने की कोशिश की या पागल हो गए। वह सोचता है कि सभ्य व्यक्ति से बातचीत किए कितना समय बीत चुका है और उसे लगता है कि मिलेना से बात करना उसके मन के लिए एक उपचार जैसा है, जब वह अशिक्षित बर्बर लोगों से घिरा हुआ था। दृश्य वर्तमान में लौटता है, जहां केटल यह निष्कर्ष निकालता है कि वे हथियार ले जा रहे हैं। मिलेना आश्चर्य से पूछती है कि उसे यह कैसे पता चला। वह बताता है कि वह गाड़ियों से तेज हथियारों की आवाज सुन सकता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है। और फिर उससे पूछता है कि क्या बाहर युद्ध चल रहा है। मिलेना पुष्टि करती है कि साम्राज्य और राज्य वर्तमान में युद्ध में है, जिस पर केटल टिप्पणी करता है कि बाहरी दुनिया भी पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं है। मिलेना जोड़ती है कि महान साम्राज्य भारी संख्या के साथ जोर दे रहा है, लेकिन राज्य आसानी से हार नहीं मानता और तलवार के मास्टर और नायक सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। ये शब्द केटल की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और वह पूछता है कि वे किस तरह की शक्ति का उपयोग करते हैं। मिलेना पूछती है कि क्या वह रहस्यवाद के बारे में नहीं जानता और वह जवाब देता है कि उसने कभी इस जगह को नहीं छोड़ा। मिलेना स्वीकार करती है कि उसे भी सटीक विवरण नहीं पता, लेकिन वह समझाना शुरू करती है। वह स्पष्ट करती है कि दुनिया में एक शक्ति है जिसे रहस्यवाद कहा जाता है और बहुत कम लोग इसे महसूस या उपयोग कर सकते हैं। इन व्यक्तियों को शक्ति रैंक दी जाती है।
तीसरा रैंक उन लोगों को संदर्भित करता है जो केवल रहस्यवाद की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। दूसरे रैंक में वे लोग शामिल होते हैं जो वास्तव में इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, और पहले रैंक में वे होते हैं जो इस शक्ति को मना या आभा के रूप में प्रकट कर सकते हैं, जिसमें आमतौर पर शूरवीर, जादूगर और तत्व उपयोगकर्ता शामिल होते हैं। वह व्याख्या करती है, समझाती हैं कि इसके आगे रैंक का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि उनके धारक ऐसे प्राणी होते हैं जो मानव समझ से परे होते हैं। वह अलौकिक रैंक का वर्णन करती हैं, लोग जो रहस्यवाद को नियंत्रित और स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं, जो आकाश और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम होते हैं, और तलवार मास्टर इस रैंक में आता है। अंत में नायक है, जिसे एक पौराणिक प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जो रहस्यवाद को नियंत्रित करने से आगे बढ़कर स्वयं दुनिया को प्रभावित करता है। मिलना अपनी व्याख्या समाप्त करते हुए यह नोट करती है कि यहाँ तक कि तीसरे रैंक का धारक भी एक छोटे क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। ये सब सुनने के बाद क्वेटल घोषणा करता है कि वह उनसे मिलना चाहता है, जिससे मेलेना हैरान रह जाती है। क्वेटल अपने आप से सोचता है कि उसे अब याद नहीं है कि वह यहाँ कितने समय से फंसा हुआ है, और वह बस बचे रहने की कोशिश कर रहा था। वह केवल इतना जानता है कि वह एक कल्पनात्मक दुनिया के बीच में एक बर्फीले मैदान में है, और वह इससे बाहर नहीं निकल सकता। वह बर्फीले मैदान से बाहर निकलने की बेहद कोशिश कर रहा है। वह खुद को बार बार सुधारता है, ये कहते हुए कि उसे बाहर निकलना ही होगा। मेलिना अपनी बात फिर से शुरू करती है। क्वेटल से पूछती है कि क्या वह किंवदंतियों का बर्बर है। वह जवाब देता है कि ऐसा कहा जा सकता है, और वह उसके चेहरे के भाव से अनुमान लगाता है कि वह उसके अस्तित्व के बारे में जानती है। वह पुष्टि करती है कि उसके बारे में एक किंवदंती है, जिसे सुनकर क्वेटल को आश्चर्य होता है। क्वेटल हंसता है जब उसे एहसास होता है कि जिस पागल व्यक्ति से वह पहले मिला था वह किंवदंती का सम्राट होना चाहिए। फिर वह मेलिना को आश्वस्त करता है कि उसकी किंवदंती शायद सच है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत समय पहले यहाँ आया था। क्वेटल विषय बदलते हुए पूछता है कि वे इस विशेष रूप से खतरनाक बर्फीले क्षेत्र के माध्यम से इतनी बड़ी मात्रा में हथियार क्यों ले जा रहे हैं। जब क्वेटल उससे उसकी यात्रा का कारण पूछता है तो मेलिना जवाब देती है कि उन्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत है। वह बताती है कि उनका परिवार, जो पीढ़ियों से व्यापार में है, ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वियों की योजनाओं के कारण भारी कर्ज में डूब गया है, और यह यात्रा उनके परिवार के पतन को रोकने के लिए है। क्वेटल चतुराई से यह निष्कर्ष निकालता है कि उनके कर्ज चुकाने की योजना साम्राज्य के साथ युद्धरत राज्य को हथियार बेचने की है, जिससे मेलिना उनकी यह बात जानने की क्षमता से चकित हो जाती है। क्वेटल अपनी तर्क शक्ति समझाते हैं, कहते हैं कि उसने पहले कहा था कि साम्राज्य बड़े पैमाने पर हमला करता है, जिसका मतलब है कि उनके पास हथियारों की कमी नहीं है, और इसलिए राज्य को उनकी जरूरत है। और जब आपूर्ति कम होती है और मांग अधिक होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। वह निष्कर्ष निकालते हैं कि भले ही वह बाहर की चीजों के मूल्य को नहीं जानते, लेकिन लाभ बर्फीले क्षेत्र को पार करने के जोखिम के लायक होना चाहिए। वह यह भी निष्कर्ष निकालता है कि चूंकि वे इस खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं तो राज्य तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं होगा, यह सुझाव देते हुए कि उनके क्षेत्र की सीमाएं साम्राज्य से मिलती है। मेलिना पुष्टि करती है कि उसका निष्कर्ष सही है। मेलिना उसकी चतुराई से स्तब्ध है, सोचती है कि यह असंभव है, क्योंकि उसने सुना था कि प्रसिद्ध बर्बर एक जंगली अज्ञानी था, और वह उसके असली पहचान के बारे में सोचती है। अचानक गाड़ी जोर से हिलती है और नौकर आश्चर्य से चिल्लाता है। क्वेटल शांतिपूर्वक घोषणा करता है कि उनके पास बिना बुलाए मेहमान हैं। बाहर एक विशाल विकृत राक्षस भाड़े के सैनिकों के सामने प्रकट होता है, और वे इसे एक काला स्लाइम के रूप में पहचानते हैं। क्वेटल पूछता है कि क्या यही इसका नाम है, और मेलिना इसकी पुष्टि करती है, ये जोड़ते हुए कि यह एक राक्षस है जो अभिलेखों में दर्ज है। वह ये भी जोड़ती है कि वर्षों से कई शक्तिशाली साहसी लोगों ने बर्फीले मैदान को चुनौती दी है, और यद्यपि कुछ ही जीवित लौटे, उन्होंने उन प्राणियों के रिकॉर्ड छोड़े जिनसे वे मिले थे, और काला स्लाइम इन रिकॉर्डों में अधिकांश में दिखाई देता है। फिर वह क्वेटल से पूछती है कि क्या वह भी इसे जानता है। क्वेटल बेपरवाही से जवाब देता है कि हाँ, वह इसे जानता है। वे रबड़ जैसी चीजें हैं जो स्नैक के लिए ठीक हैं। उन्हें एक अच्छा भोजन बताते हुए मेलिना भयभीत हो जाती है और अविश्वास में उससे पूछती है कि क्या वह उन्हें खाता है। वह पूछता है कि क्या वह एक आजमाना चाहती है, और सुझाव देता है कि वे कुछ शिकार करें, लेकिन वह घबराहट में मना कर देती है। काला कीचड़ हमला करने की तैयारी करता है, और हर कोई क्वेटल की मदद की ओर देखता है, लेकिन क्वेटल स्पष्ट करता है कि उसने उनके साथ एक समझौता किया है कि वह उनकी जान की रक्षा करेगा, और इसलिए वह केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब वास्तव में कोई खतरा हो। वह उन्हें बताता है कि वे खुद इस चीज को संभाल सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे खुद बाहरी दुनिया की शक्ति स्तर का आकलन करना है। राक्षस भाड़े के सैनिकों पर हमला करता है, और कप्तान अपने आदमियों को अपनी ढालें उठाने का आदेश देता है। भाड़े के सैनिक राक्षस के शक्तिशाली हमलों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। उनमें से एक कूदता है और राक्षस को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कीड़े की तरह फेंक दिया जाता है, जिससे वह राक्षस की ताकत को कोसता है। कप्तान को एक महत्वपूर्ण जानकारी याद आती है, और वह हमला पैटर्न चिल्लाता है, समझाते हुए कि काला स्लाइम केवल सीधी रेखाओं में ही चल सकता है, और अपने आदमियों को फैलने और अपने हमलों का समन्वय करने का आदेश देता है। उसके आदमी तुरंत आदेश का पालन करते हैं, नई योजना की समझ की पुष्टि करते हैं। भाड़े के सैनिक कप्तान की योजना को सटीकता से लागू करते हैं, काले कीचड़ के हमलों से बचते हुए, और एक साथ अपने वार करते हैं। उनके समन्वित हमलों के भार के नीचे राक्षस दर्द से चिल्लाता है, क्योंकि वे लगातार वार करते रहते हैं। कप्तान उन्हें बिना रुके हमला जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। जब कप्तान को एहसास होता है कि सामान्य हमले बेकार हैं, तो वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे राक्षस के अंदर कहीं छिपे नाभिक को निशाना बनाएं। कप्तान खुद अपनी चमकती तलवार से नीचे की ओर एक शक्तिशाली प्रहार करता है, जिससे कीचड़ के शरीर को काट देता है।
राक्षस का लाल नाभिक टूट जाता है और उसका शरीर पिघलने लगता है। भाड़े के सैनिक अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, हाँफते हुए, और इस पर विश्वास नहीं कर पाते कि वे वास्तव में इसे हराने में सफल हो गए। लेकिन उनका जश्न अल्पकालिक होता है, क्योंकि अचानक एक और राक्षस, एक विशाल सफेद भेड़िया प्रकट होता है। भाड़े के सैनिक तुरंत नए खतरे से निपटते हैं, जिसमें से एक चिल्लाता है कि गर्दन पर निशाना लगाओ। फिर उनमें से एक सीधे भेड़िए पर झपटता है। लड़ाई के बाद उनमें से एक भाड़े के सैनिक की कुछ अहंकार भरी टिप्पणियां कि व्हाइट स्नोफील्ड इतना खतरनाक नहीं है और शायद अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं, लेकिन कप्तान उसे आत्मसंतुष्ट न होने की चेतावनी देते हैं, याद दिलाते हैं कि वे अभी आधे रास्ते में भी नहीं है। बातचीत काताल की ओर मुड़ती है। एक भाड़े का सैनिक सोचता है कि क्या वह बर्बर वास्तव में मजबूत है, ये बताते हुए कि वह सिर्फ सम्राट की कहानी का हिस्सा है और अभी तक लड़ा नहीं है। दूसरा जोड़ता है कि काताल, जो यहाँ खाद्य श्रृंखला के सबसे निचले स्तर पर है, उन पर सुरक्षा के लिए निर्भर है और सुझाव देता है कि उन्हें उसकी ताकत की जांच करनी चाहिए। गाड़ी के अंदर मेलना और काताल के बीच खामोशी छाई हुई है। एक भाड़े का सैनिक गाड़ी के पास आता है और मेलना से बात करने की इच्छा जताता है। वह उसे याद दिलाता है कि वे भाड़े के सैनिक हैं जो इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जो उनके साथ किए गए अनुबंध के तहत है। मेलिना उनके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती है कि उन्होंने इस खतरनाक मिशन को स्वीकार किया, जिससे बाकी सभी लोग केवल इसके विवरण सुनकर ही भाग गए और उनके बिना वह कोशिश भी नहीं कर पाती। लेकिन भाड़े का सैनिक स्पष्ट करता है कि एक बात उसे परेशान कर रही है, वह यह कि बर्बर ने एक बार भी लड़ाई नहीं की है। वे उसे बताते हैं कि वे यह पुष्टि करना चाहते हैं कि क्या वास्तव में उस बर्बर को मिल रही विशेष सुविधा का वह हकदार है। कप्तान दावा करता है कि उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। काताल, जो सुन रहा था, हस्तक्षेप करता है, कहता है कि उसे अपनी ताकत की परीक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी नहीं। वह समझाता है कि उनके पास अन्य आगंतुक हैं जो उनसे पहले आए हैं। एक नई भयावह आवाज गूंजती है जो कमजोर मनुष्यों के आगमन पर अपनी खुशी व्यक्त करती है और उन्हें एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में वर्णित करती है। इस नए खतरे के प्रकट होने पर सभी चौंक जाते हैं। एक विशाल भयानक सफेद नाग प्रकट होता है, उन्हें चिल्लाने और पीड़ित होने के लिए कहता है, क्योंकि यह उसके भोजन में स्वाद जोड़ देगा। नाग की भारी उपस्थिति मेलिना और भाड़े के सैनिकों को दर्द में चिल्लाने पर मजबूर कर देती है। काताल आगे बढ़ता है और नाग को रोकने का आदेश देता है, यह घोषणा करते हुए कि ये उसके मेहमान हैं, और उसे वापस जाने का आदेश देता है। सांप काताल से पूछता है कि वह वहां क्यों है, उसे स्नोफील्ड के नियमों की याद दिलाता है जो जनजाति के क्षेत्र को छोड़ने से मना करते हैं। काताल जवाब देता है कि यह उसकी चिंता नहीं है, जिससे सांप नाराज हो जाता है और उसे बेतुका न होने के लिए कहता है। सांप अपनी पहचान एक सांप के रूप में घोषित करता है, ये सोचते हुए कि एक बर्बर कैसे उसे आदेश देने की हिम्मत करता है जिसे अमरता का वादा किया गया है। काताल व्यंग्यात्मक रूप से जवाब देता है कि फिर इसे अनुशासित करने की आवश्यकता है और उस पर एक उग्र हमले में झपटता है। टकराव के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे एक शक्तिशाली झटका लहर उत्पन्न होती है। मेलिना विस्फोट की तीव्रता और उसके प्रभाव से चीख उठती है। काताल पराजित सर्प के ऊपर खड़ा होता है, कहता है कि यह वही प्रकार है जो केवल अच्छी तरह से पिटाई के बाद सुनता है। मेलिना इस दृश्य को आश्चर्य से देखती है और काताल उसे आश्वस्त करता है कि वह इसे जल्दी खत्म कर देगा। काताल एक अंतिम विनाशकारी हमला करता है, सर्प को एक चमकदार रोशनी में नष्ट कर देता है। जो हुआ उसके बाद वे भाड़े के सैनिक जिन्होंने काताल की शक्ति पर संदेह किया था, माफी मांगते हैं, जिस पर वह जवाब देते हैं कि यह ठीक है, क्योंकि वह समझते हैं कि किसी अजनबी पर भरोसा करना आसान नहीं है। काताल मेलिना से कहते हैं कि उनके पास एक सवाल है। वह नोट करते हैं कि उनके कपड़े और बोलने के तरीके से वह सिर्फ अपने परिवार की एक साधारण प्रतिनिधि नहीं लगती, और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह खतरनाक यात्रा क्यों की। कुछ हिचकिचाहट के बाद मेलिना बताती हैं कि वह वेलिका की पहली बेटी है, जो लॉर्ड कासाकाशा की उपपत्नी या दूसरी पत्नी है। वह समझाती हैं कि उनकी माँ, जो एक राजनीतिक विवाह के लिए आई थी, का उपयोग किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया, एक दुखी माँ जिनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। मेलिना स्वीकार करती हैं कि वह और उनकी माँ केवल नाम के लिए परिवार माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें नौकरों की तरह माना जाता है। फिर इतना कुछ बताने पर पछताती है। वह पुष्टि करती है कि उसने इस खतरनाक यात्रा के लिए स्वयं सेवा की, यह जोड़ते हुए कि किसी को उदाहरण स्थापित करना था। काताल उसे बताता है कि वह समझता है, उसे बहुत समझदार, लालची और अत्यधिक महत्वाकांक्षी बताता है। अचानक स्नोफील्ड का निकास उनके सामने प्रकट होता है। भाड़े के सैनिक उनके सामने के दृश्य से हैरान हैं, हरी घास देखकर जो बर्फ में उनकी यात्रा के अंत की घोषणा करती है। मेलिना काताल को धन्यवाद देती है और वह उसे बताता है कि वे साम्राज्य के माध्यम से लौट सकते हैं, क्योंकि हथियार बेचने के बाद यह आसान होगा। मेलिना उससे पूछती है कि उसने उसे समझदार और महत्वाकांक्षी कहकर क्या मतलब निकाला। काताल पुष्टि करता है कि उसके शब्दों का वही मतलब था जो उसने कहा। वह अपनी अनुमान प्रक्रिया समझाना शुरू करता है, ये कहते हुए कि उसका कभी अत्यधिक सम्मानित परिवार अब धन की कमी के कारण बड़े संकट में है। वह जोड़ता है कि हालांकि वह एक उपपत्नी की बेटी है, अगर वह व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करती है और परिवार के पतन के कगार पर होते हुए भी मुक्ति का मार्ग बनाती है, तो वह पूछता है कि उस स्थिति में लोग किस पर विश्वास करेंगे और किसका अनुसरण करेंगे। वह निष्कर्ष निकालता है कि उसका असली लक्ष्य परिवार में वास्तविक शक्ति हासिल करना है। फिर वह पूछता है कि क्या वह गलत है, और मेलिना स्वीकार करती है कि उसका उत्तर सही है। काताल टिप्पणी करता है कि यह एक सामान्य कहानी है कि एक उपपत्नी का बच्चा परिवार की विरासत के लिए एक खतरनाक चुनौती लेता है। मेलिना अपने आप से सोचती है कि यह बर्बर व्यक्ति बुद्धिमान है, उन अल्पके बुद्धिजीवियों की तरह नहीं जिन्हें उसने मिला है, और कल्पना करती है कि अगर उसकी शक्ति, जिसने सफेद नाग को बिना खरोंच के हरा दिया, उसकी हो जाए तो कैसा होगा।
तदनुसार वो काताल को प्रस्ताव देती है कि अगर वह कभी स्नोफील्ड छोड़ने पर विचार करे तो उसके साथ आ सकता है। काताल फिलहाल उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है, ये समझाते हुए कि उसे अभी कुछ काम निपटाने हैं। इसलिए मेलिना उसे अपने गहनों का एक टुकड़ा देती है। वो उसे बताती है कि अगर वह कभी बाहर निकले और आकाशा परिवार को ढूंढे तो उन्हें यह टुकड़ा दिखाए। काताल खुशी खुशी उपहार स्वीकार करता है। वे विदाई का आदान प्रदान करते हैं। मेलिना उसे धन्यवाद देती है और प्रार्थना करती है कि वे फिर मिलेंगे। कार्य उनकी गाड़ी पर जाते हुए देखता है। 5 साल बाद व्हाइट स्नोफील्ड में एक संदेश दिखाई देता है जिसमें कहा गया है कि क्विटल ने खोज संख्या 1784 पूरी कर ली है और सभी शर्तें पूरी हो गई हैं। एक और संदेश आता है जो उसे बताता है कि वह बर्फ के मैदान को छोड़ सकता है और वह एक चमकती हुई बाधा को पार करना शुरू करता है। क्विटल सोचता है कि यह आखिरकार उसके द्वारा हमेशा चाहा गया फैंटेसी दुनिया में उसका पहला कदम है। वह घास, जानवरों की गंध का आनंद लेता है और नदी, ऐसी खुशबुएं जो उसने कभी बर्फीले मैदान में अनुभव नहीं की थी। वह इन नई खुशबुओं से अपनी खुशी व्यक्त करता है, पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करता है। वह दूर के बर्फीले मैदान की ओर चिल्लाता है, कसम खाता है कि वह कभी वापस नहीं जाएगा। वह सोचता है कि आखिरकार वह उस दुनिया में पहुंच गया है जिसका उसने सपना देखा था। वह फैंटेसी और रहस्य की दुनिया जिसे वह कभी नहीं पहुंच पाएगा और कि हालांकि शुरुआती बिंदु बहुत गलत था, वह जीवित रहने में कामयाब रहा। वह इस दुनिया का आनंद लेने के अपने इरादे की घोषणा करता है जिसमें ड्रैगन, एल्व्स, जादू और तलवारें हैं। वो मानता है कि इस फैंटेसी दुनिया तक पहुंचने की उसकी तीव्र इच्छा ही उसे उस नर्क में जीवित रखी। फिर वह पास में प्राणियों का एक जमावड़ा महसूस करता है। वह मानता है कि यह जमावड़ा एक गांव है और एक सभ्य शहर को अंततः देखने के लिए उत्साहित महसूस करता है। वह उन अज्ञानी बर्बर लोगों को याद करता है जिनके साथ वह रहता था और कैसे वे आश्रय के महत्व से अनजान थे और एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई मानव बस्ती के लिए एक मजबूत नॉस्टैल्जिया महसूस करता है। जब वह सोचता है कि खुद को शिष्टता से कैसे पेश किया जाए तो वह एक आवाज सुनता है। आवाज प्रिय एल्फ ग्रामीणों को घोषणा करती है कि यह स्थान उनका नया घर बनेगा। वह देखता है कि एक समूह एल्फ अपने सामान उतार रहे हैं और अपने नए घर का जश्न मना रहे हैं। एक युवा एल्फ चिंतित होकर एक बुजुर्ग से पूछता है कि क्या यह स्थान वास्तव में सुरक्षित है और बुजुर्ग उसे आश्वस्त करता है कि यह है। लेकिन युवा व्यक्ति अभी भी चिंतित है। भले ही यह क्षेत्र दूरस्थ और मनुष्यों के लिए दुर्गम है, वह बर्फ के मैदान की निकटता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करता है और बुजुर्ग समझता है कि उसे राक्षसों के प्रकट होने का डर है। बुजुर्ग उसे आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि हजारों वर्षों से बर्फ के मैदान से कुछ भी बाहर नहीं आया है और उन्होंने एहतियात के तौर पर एक अवरोध भी स्थापित किया है। वह बताते हैं कि उन्होंने प्राचीन एल्वन जादू के आधार पर एक जादुई छुपाव अवरोध लगाया है जिससे यह जगह एक साधारण जंगल की तरह दिखती है और जब तक अवरोध बना रहता है कोई बाहरी व्यक्ति उन तक नहीं पहुंच सकता। वह जोड़ता है कि भले ही राक्षस आए, उनके पास महामहिम रानी है जिन्हें बर्फ के मैदान के राक्षस भी छू नहीं सकते। उसी क्षण क्वेटल को लगता है कि उसने चलते समय कुछ फाड़ दिया है, सोचते हुए कि क्या इस जगह में कुछ था, यह जाने बिना कि उसने अभी अभी बाधा को पार किया है। जब क्वेटल जंगल से गुजरता है तो वह सोचता है कि उसे और कितना आगे जाना है। अचानक वह एक खोई हुई छोटी एल्फ लड़की से मिलता है। वह एक असली एल्फ को देखकर बहुत खुश होता है, उन कल्पनाओं की जातियों में से एक जिसे उसने हमेशा सोचा था, और उसे लगता है कि अब तक उसका जीवित रहना सार्थक रहा है। छोटी लड़की रो रही थी और डरी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दूर चली गई थी और रास्ता भटक गई थी। क्वेटल उसके पास जाता है और नमस्ते कहता है, लेकिन लड़की उसकी उपस्थिति से घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। तो क्वेटल उसे पकड़ लेता है। वह इस बात को लेकर उलझन में है कि जब वह बात करने से पहले बेहोश हो गई तो क्या करना चाहिए, और उसे उसके गांव वापस ले जाने का फैसला करता है। उसे याद है कि किंवदंतियों में एल्फ एक शांतिप्रिय और दयालु जाति होती है और आशा करता है कि अगर वह बच्चे को वापस ले जाएगा तो वे उसे अच्छे से स्वागत करेंगे और वह उनकी मेहमान नवाजी का अनुभव करेगा। वह इस अनुभव की बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। जब वह बच्चे को लेकर गांव पहुंचता है तो एक महिला, संभवतः उसकी मां, अपने बच्चे के लिए डर के मारे चिल्लाती है। वहां एक इंसान की उपस्थिति से हैरान एल्व्स आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, उससे पूछते हैं कि वह कौन है और उसने उनकी बाधा को कैसे पार किया। क्विटल को एहसास होता है कि चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही हैं। बच्चे की मां चिल्लाती रहती है। एल्फ बुजुर्ग अपनी हैरानी व्यक्त करते हैं, ये सोचते हुए कि एक मानव उनके संरक्षित भूमि में बाधा के साथ कैसे प्रवेश कर सकता है। उनमें से एक एल्फ उसे बताता है कि बाधा में एक दरार है और बुजुर्ग घबरा जाते हैं। रानी महोदया के ठिकाने के बारे में पूछते हैं और उन्हें बताया जाता है कि वह एक छोटी जांच यात्रा पर गई है। क्वेटल समझाने की कोशिश करता है कि वह उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन एक योद्धा उसे धमकी देता है कि अगर वह बच्चे को वापस नहीं करता तो वह उसे दुनिया के अंत तक शिकार करेगा। बुजुर्ग घोषणा करता है कि उनकी स्थिति उजागर हो गई है और निष्कर्ष निकालता है कि चूंकि बाधा को तोड़ा गया है, मनुष्य पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। वह सोचता है कि मनुष्य उन्हें कब से ट्रैक कर रहे हैं। क्वेटल को एहसास होता है कि वे उसे अपहरणकर्ता समझ रहे हैं और वह इस गलतफहमी को पहले दूर करने का फैसला करता है। वह बच्चे को, जो होश में आ चुकी है, जमीन पर रखता है और उसे अपने लोगों के पास वापस जाने के लिए कहता है। बच्ची उसे देखती है, उसके डरावने रूप से डरी हुई, फिर भाग जाती है। बच्ची इतनी जोर से रोती और चिल्लाती है कि क्वेटल सोचता है कि क्या उसका चेहरा वाकई इतना डरावना है। वह थोड़ा हैरान है। जब वह बर्फ के मैदान में था तो उसने सोचा कि उसका रूप काफी ठीक था। वह उनसे फिर से बात करने की कोशिश करता है, ये समझाते हुए कि उसने बच्चे को वापस कर दिया है और वह दुश्मन नहीं है। लेकिन बुजुर्ग चिल्लाते हैं कि बंधक को रिहा कर दिया गया है और सभी को हमला करने का आदेश देते हैं और एल्व्स उस पर अपने तीर निशाना साधते हैं। वे अपने तीर चलाते हैं और क्वेटल सोचता है कि क्या वे उसकी बात सुन भी रहे हैं। क्वेटल स्थिति पर विचार करता है।
कहानियों में एल्व्स एक दयालु, प्रकृति प्रेमी और शांति प्रिय जाति होती है, लेकिन जिन असली एल्व्स से वह मिला है वे हिंसक और क्रूर है। वह निष्कर्ष निकालता है कि एल्व्स अंततः एक ऐसी जाति है जो प्रकृति में रहती है, जिसका मतलब है कि उनका जीवन जीने का तरीका उसकी कल्पना से अधिक क्रूर हो सकता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि प्रकृति एक ऐसी दुनिया है जहां योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, जो शांतिपूर्ण नहीं है, और इस अर्थ में एल्व्स की क्रूरता को समझा जा सकता है। जैसे ही तीर उस पर बरसते हैं और उसके शरीर से टकराकर बेअसर हो जाते हैं, वह शांतिपूर्वक स्वीकार करता है कि यही वास्तविकता है। एल्व्स हैरान है और बुजुर्ग सोचते हैं कि किस तरह का जादुई उपकरण कताल का उपयोग कर रहा है। तीरंदाजों को हमला जारी रखने का आदेश दे रहा है, मानते हुए कि उसकी सीमाएं हैं। कताल उन्हें शांत करने का निर्णय लेता है और एक विशाल बैंगनी ऊर्जा की लहर छोड़ता है। विस्फोट एक शक्तिशाली झटका लहर पैदा करता है, जिससे एल्व हवा में उड़ जाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति चकित खड़ा है, सोच रहा है कि अभी क्या हुआ। कताल विस्फोट से बने गड्ढे में खड़ा होकर दोहराता है कि वह उनका दुश्मन नहीं है। वह अपने आप से सोचता है कि शायद उसने अपनी ताकत का थोड़ा गलत अनुमान लगाया है। उसी क्षण काताल पर एक और तीर से हमला होता है, जो एक फीनिक्स जैसी अग्नि आभा से घिरा होता है, और यह हमला एक शक्तिशाली अग्नि विस्फोट का कारण बनता है। यह एल्फ क्वीन माक्रिया होशियन कोरुसिया थी, जिसने हमला किया और पूछती है कि क्या हो रहा है। बुजुर्ग उन्हें सूचित करते हैं कि एक मानव ने उन पर हमला किया है। रानी निष्कर्ष निकालती है कि जिसे वह डर रही थी वह हो गया है और यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। काताल उनसे बात करने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि वह उसकी कहानी सुनेंगे। बुजुर्ग हैरान हैं कि काताल महारानी के सीधे प्रहार के बाद भी खड़ा है। रानी काताल से पूछती हैं कि क्या वह एक और शक्तिशाली दुश्मन है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने आया है। वह कहती हैं कि मनुष्य घृणित प्राणी है और खुद को पत्तों की जनजाति की रानी के रूप में परिचित कराती हैं। वह उस पर एक चमकता हुआ तीर साधती है, ये कसम खाकर कि उन्हें चाहने की हिम्मत करने के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। काताल निराश महसूस करता है, सोचता है कि वे एक ही भाषा बोलने के बावजूद बात क्यों नहीं कर सकते, और क्या वह जानबूझकर उसे अनदेखा कर रही है, या मनुष्यों और एल्व्स के बीच संबंध वास्तव में इतने खराब हैं। वह निर्णय लेता है कि बल का उपयोग अपरिहार्य है, बर्फीले मैदान में सीखा सबक याद करते हुए। अगर वे नहीं सुनते तो उन्हें तब तक मारो जब तक वे सुनने न लगे। रानी अपना जादुई तीर छोड़ती है। तीर एक विशाल भूत या ड्रैगन के सिर में बदल जाता है और काताल की ओर बढ़ता है। काताल पलटवार के लिए तैयार होता है, अपनी मुट्ठी में ऊर्जा इकट्ठा करता है। वह अपनी मुट्ठी से भूतिया ड्रैगन को मारता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। रानी परिणाम से चौंक जाती है। काताल अपनी मुट्ठी को देखता है और अफसोस के साथ टिप्पणी करता है, ये सुझाव देते हुए कि उसने शायद अपनी शक्ति का अधिक उपयोग कर लिया है, और रानी पीछे की ओर फेंक दी जाती है। रानी जमीन पर गिर जाती है, पराजित। काताल सोचता है कि शायद उसे अपनी शक्ति को अधिक नियंत्रित करना चाहिए था। रानी इस संक्षिप्त संघर्ष से समझ जाती है कि उसका प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली है, कम से कम एक पारलौकिक स्तर पर, और सोचती है कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ क्यों है। एल्फ रानी काताल की शक्ति को पहचानती है और अपने लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए तुरंत क्षेत्र छोड़ने का आदेश देती है। रानी के आदेश पर एल्फ पीछे हट जाते हैं। रानी काताल से कहती है कि वह उसकी ताकत को स्वीकार करती है, लेकिन उसे यकीन दिलाती है कि वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। काताल अपने आप से सोचता है कि स्थिति पूरी तरह से आपदा में बदल गई है, जबकि वह केवल उनसे बात करना चाहता था। रानी एक शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू करती है, एक सींग वाले प्राणी को बुलाती है जो शुद्धतम अग्नि को धारण करता है। वह एक महान आत्मा को बुलाती है जो एक जलते हुए बैल के रूप में है, जिसका नाम विगो है। काताल में उत्साह भर जाता है, जो सोचता है कि बर्फ के मैदान में जीव डरावने और अजीब थे, लेकिन यह एक वास्तविक समन है। उसे याद आता है कि हालांकि बर्फ के मैदान में कुछ जीवों का रूप कल्पनाओं जैसा था, लेकिन अधिकांश भयानक थे। लेकिन उसके सामने यह जीव, जलते हुए सींगों वाला बैल, पूरी तरह से अलग है। वह उत्साह से सोचता है कि यह एक सच्चा आत्मा है और यह सच्ची कल्पना है। रानी ने विगो को दुश्मन को खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन उच्च स्तरीय अग्नि आत्मा बड़बड़ाती है कि समन अनुबंध कुछ नहीं बल्कि एक परेशानी और झंझट है। रानी उसे चुप रहने का आदेश देती है। वह सोचती है कि शक्तिशाली आत्माएं आमतौर पर पुरानी और घमंडी होती हैं, और वह इस अनुबंध को बनाने में सफल नहीं होती अगर उसे दूसरे कबीले की मदद नहीं मिलती, और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे इस तरह से उसे बुलाना पड़ेगा। वह फिर से विगो को उसका अनुबंध पूरा करने का आदेश देती है। विगो पूछता है कि क्या अनुबंध के अनुसार उसके सामने वाले मानव को मारना आवश्यक है, लेकिन वह अचानक हिचकिचाता है जब वह काताल में कुछ अजीब देखता है। वह काताल की डरावनी आभा को देखता है और सोचता है कि क्या वह वास्तव में मानव है। इस बीच काताल अभी भी कल्पना के दृश्य की भव्यता से चकित है, इससे पहले कि वह निराशा के साथ महसूस करता है कि जिसे मारा जाना है वह स्वयं है। विगो एक मानव की हिम्मत पर हंसता है जो प्रकृति की एक जाति की लालसा करता है, और फैसला करता है कि वह उसे राख में बदल देगा। विगो काताल की ओर बढ़ता है। काताल हमले को रोकने की तैयारी करता है। अचानक रानी एक झटके की लहर के प्रभाव से सिहर उठती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह यह देखकर चौंक जाती है कि काताल ने आसानी से विगो के हमले को रोक लिया और उसके सींग को पकड़ लिया। काताल मुस्कुराता है और सोचता है कि वह एक राक्षसी रूप देखकर अधिक सहज महसूस करता है, क्योंकि उसे इसे मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। रानी इस दृश्य को भय से देखती है। काताल एक विनाशकारी हमला करता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है। जंगल आसपास की चट्टानों को नष्ट कर देता है और इसकी गूंज वातावरण तक पहुंचती है। रानी विस्फोट की ताकत से चिल्लाती है। हरा भरा जंगल एक विशाल गड्ढे में बदल जाता है और रानी अविश्वास में देखती है कि क्या हुआ। काताल गड्ढे के बीच में पराजित रानी की ओर बढ़ता है और उसके पास आता है।
पराजित एल्फ रानी उससे विनती करती है कि कम से कम उसके लोगों को बख्श दे। कताल उसे शांतिपूर्वक आश्वस्त करता है कि वह उनका दुश्मन नहीं है। रानी हैरान है, बोल नहीं पाती। लंबी बातचीत के बाद एल्फ अंततः स्वीकार करते हैं कि वह वास्तव में उनका दुश्मन नहीं था। रानी कताल से औपचारिक माफी मांगती है, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने उसे जल्दी से जज कर लिया। वह गहरा पछतावा महसूस करती है, ये महसूस करते हुए कि वे कितने असभ्य थे जब उन्होंने उस व्यक्ति को दुश्मन समझ लिया जिसने खोए हुए बच्चे को लौटाया था। कताल उसे बताता है कि वह उनकी स्थिति को समझता है, खासकर जब से उन्हें मनुष्यों द्वारा उनके घरों से निकाल दिया गया था। लेकिन वह स्वीकार करता है कि उसे दुख हुआ कि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रानी